हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुकुल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुकुल में। तो आज हम क्लास 3 लेके आए हैं खान सर के पॉकेट जीके की, जिसमें आज हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगी। क्लास में आपको समझाऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमें क्या पढ़ना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे विज़िट कीजिए और प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि खान सर की जितनी भी बुक्स हैं पॉकेट जीके के अलावा जो किलर बुक्स आ रही हैं उनको भी हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ताकि आपको जो बच्चे किताब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको भी सब कुछ बारीकी से क्लियरली समझ में आए और अपने एग्ज़ाम के लिए वो तैयार हो सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आ गए हैं हम अपनी पीडीएफ पे। आपको जैसा कि मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं, पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं, सिक्के, वैदिक साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। ये जितने भी यहाँ पे हैं ये पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, धार्मिक स्रोत और लौकिक साहित्य, ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं और जितने भी स्पेशली ये जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, जो ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पे हमने पढ़ा, साहित्यिक स्रोत के आधार पे पढ़ा और विदेशी यात्रियों के आगमन के आधार पर पढ़ा। लेकिन आज हम इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ कि हम जहाँ से आज पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा क्लियर हो। ये देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। अब उससे पहले ना आप मेरी एक बात सुनिए। हमारा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इतिहास है ना वो बहुत बड़ा है, कई हजार साल में फैला हुआ है। लेकिन उस इतिहास को हम एक बारी में अगर पढ़ते तो हम नहीं पढ़ सकते थे, इतना आसान नहीं होता हमारे लिए पढ़ना। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से वो 3 भाग थे हम ज़रा उनको देखते हैं। तो सबसे पहला था, ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, उसे इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा, ताकि इजी लैंग्वेज में हम इसको समझ सकें कि इस काल में ये हुआ था, इस काल में ऐसा हुआ था और इस काल में ऐसा हुआ था। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ पाएँ, याद कर पाएँ, आसानी से समझ पाएँ, हमें कठिनाई ना हो, इसके लिए इसको 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। कैसे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो हमें ज़मीन की खुदाई के दौरान यो जहाँ जहाँ पे हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पढ़ा है, उसके आधार पर हमने इस काल का अध्ययन किया है। इस काल में मनुष्य को कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल इसको कहा जाता है। अब सिंपल समझिए, इस काल के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है कि इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, ठीक है। इसमें मानव की उत्पत्ति पहली बार हुई थी। कहाँ जो देखा गया मानव का जो उत्खनन कहाँ देखा गया, वो अफ्रीका में देखा गया, अफ्रीका में उनका जन्म देखा गया, ठीक है, पहली बार हुई थी। अब आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल जो इस बुक में दी गई है हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक को प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत के पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विद्वान रॉबर्ट ब्रुशफुट ने पल्लवरम, यानी मद्रास का एक जगह का नाम है पल्लवरम में, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण यानी पत्थर के
हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। यानी उस समय ना कोई किसी धातु का, इस जो प्रागैतिहासिक काल का जो समय था, इस समय कोई भी धातु का अवगमन नहीं हुआ था, यानी धातु हमें नहीं मिली थी। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पत्थर मिले थे। उन पत्थरों से ही मानवों ने उसको आकार छोटा करके, या उसको बड़े बड़ा आकार है तो उसको आकार देकर एक कुल्हाड़ी का रूप देने की कोशिश की। तो वैसा ही यहाँ पे बता रहे हैं रॉबर्ट जी कि ब्रुस जी के हम पल्लवरम में उनको पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। अब बात करते हैं तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती, ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र व संस्कृति के क्षेत्र उस संस्कृति को संदर्भित करता है। इस काल में ना दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस काल की, कि इसी काल में ही बात की जाए तो कलाकृति की जो एक चित्रकला था, वो चित्रकला की जो हमारी संस्कृति थी वो यहीं से प्रारंभ हुई। इस समय का ना मानव ना कुछ नहीं जानता था, वो खाद्य बदोश था सिर्फ और सिर्फ, उसे खाना खाना आता था और समय पास करने के लिए वो पत्थर से पत्थर ऐसे करके डिजाइन बना बना के कलाकृतियां करने लग गया था। बस इस तरीके की का जीवन व्यतीत करता था इस समय का मानव। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रुस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत के इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, भारत के इतिहास के लिए उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था जिनमें जिन्हें भारत का इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। इसीलिए रॉबर्ट ब्रुस फुट को भारत इतिहास के पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और विचारों विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी प्लायोसीन एज में हुआ। प्लायोसीन एज क्या है, ये अति नूतन काल क्या है, मैं उसको आपको थोड़ा सा पहले उसको समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि भूवैज्ञानिक यानी अति नूतन, मतलब कुछ नया। ठीक है, कुछ नया युग यहाँ से शुरू हुआ था। तो भूवैज्ञानिक समय का युग है ये लगभग 5.33 मिलियन वर्ष पहले की बात है। बहुत समय हो गया इस बात को। अब तो ये समाप्त भी लगभग 2.58 मिलियन वर्ष पहले समाप्त भी हो चुका था। ठीक है। अब बात करें इसके छोटे से इसके बारे में कि नवीनतम यह नवीजन कल्प और दूसरा और अंतिम युग था। ठीक है, ये पहला युग था, वो दूसरा युग था, उसके बाद में एक युग और आया और उसके बाद में जो अभी युग है जिसमें हम जी रहे हैं वो युग था। ठीक है। और यूरोप और अफ्रीका के बीच टक्कर में तैथित सागर के अवशेषों को अलग करके भूमध्य सागर का निर्माण किया था इस युग ने। ठीक है। अब इस युग में कुछ बदलाव भी हुए थे, कुछ इस युग की विशेषताएं भी थी, वो भी मैं आपको हल्का सा यहाँ पे ब्रीफ बता देती हूँ। अति नूतन काल थोड़ा सा अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले, वैसे तो छोटे जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपसे आप यूपीपीसीएस या मेंस का या कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं उसमें आपसे पूछ सकता है। तो जलवायु पे भी असर पड़ा था। इस समय की जो जलवायु थी वो अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क थी, लेकिन फिर भी आज की तुलना में तो अधिक आर्द्र थी। अब वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी थी इस समय, घास के मैदानों का विकास हुआ था, शंकुधारी वन और चौड़े पत्ते वाले वन फैले, मतलब एक जंगल का विकास हुआ था। जीव कई आधुनिक स्तनधारी प्रजातियां पहली बार इस युग में दिखाई दी थी। कौन कौन सी प्रजातियां, जैसे हाथी, जिराफ, दरियाई घोड़ा और गैंडा, इस टाइप के जो जानवर थे जंगली, वो दिखाई दिए थे अति नूतन युग में। अब बात करते हैं भूविज्ञान की। इस युग में महाद्वीपों का विस्थापन जारी रहा और यूरोप और अफ्रीका के बीच टक्कर ने भूमध्य सागर का निर्माण किया। अब आपसे ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि भूमध्य सागर का निर्माण किस युग में हुआ था। तो
अगर ऑप्शंस में हो सकता है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन ऑप्शंस को देखा दिया तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। लेकिन अगर आप ऑप्शंस आपको इसमें दे के अति नूतन युग में और होलोसीन युग में और इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अद्यतन युग में और न्यूसीन पीरियड्स में, इस तरीके से आपको भटका के या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन देता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा अति नूतन काल। ऑफकोर्स अति नूतन काल में ही भूमध्य सागर का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं कि अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी को 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। एक सबसे पहला अभी हमने बात करी अति नूतन और दूसरा अद्यतन। यानी अति नूतन जो बीत चुका उसमें हम लोगों ने बताया था कि 3 से 3.5 मिलियन पुरानी बात है ये, और वो कुछ समय बाद 2 से 2.5 मिलियन बाद खत्म भी हो गए थे। ठीक है, अभी है। और अद्यतन यानी होलोसीन कौन सा, जो अभी हम उसमें जी रहे हैं। ठीक है, 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। यानी अभी का जो समय है आज से 10,000 वर्ष पूर्व अद्यतन युग का आरंभ हुआ था। यानी अगर आपसे सवाल किया जाए कि हम अभी कौन से युग में जी रहे हैं, तो अभी हम अद्यतन युग में यानी होलोसीन में जी रहे हैं। ठीक है, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। सिर्फ अब आपसे अगर ये पूछे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्चुअली 4 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में ही। कि अगर आपसे ये पूछे कि इतिहास को, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। इसको भी थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको भी 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें जो है वो नई नई चीज़ें प्रारंभ हो गई थी, इसमें लोग बिजनेस करने लगे थे, इसमें लोग खेती करने लगे थे, इसमें एक स्थायी आवास हो गया था, तो इस वजह से इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। और चौथा जो था वो था हमारा चौथा चौथा जो था हमारा वो था हमारा ताम्र पाषाण काल। अब कैसे कैसे था, क्या क्या टाइम पीरियड था, इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में महत्वपूर्ण ना, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स स्पेशली जो है एग्जाम में बहुत बार जो रिपीट होते हैं वो बता देती हूँ। कि पुरापाषाण काल में लोग इन्होंने क्या, मतलब क्या क्या जो काम हुए वो हुए थे। कि पुरापाषाण काल में ना आग की खोज हुई थी। सबसे पहले आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हुई। और यहाँ का जो मानव था वो खाद्य बदोश था, सिर्फ खाना खाना जानता था, खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, मतलब कि बस सिर्फ और सिर्फ उसको खाने से मतलब था। लेकिन और आग की खोज की बात करें तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। और सबसे लंबा काल जिसके से कहा जाता है, पुरापाषाण काल को ही सबसे लंबा काल कहा जाता है। और मानव का विकास कहाँ हुआ था, वो भी यही हुआ था। कहाँ पे, अफ्रीका में मानव का विकास प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं आगे जो बुक में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। उसी तरीके से मुझे एक्चुअली पॉइंट्स याद आते चलेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाती चलूंगी। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब समझ रहे हैं, 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 5000 साल तक, मतलब पुराना इतना जो है इतिहास जो था वो प्रागैतिहासिक काल का पुरापाषाण काल में आता है। ठीक है, भारत के पुरापाषाण कालीन युग की सभ्यता प्लायोस्टीन यानी हिम युग से हुआ था। यानी पुरापाषाण काल जो था उसका प्रारंभ किससे हुआ था, प्लायोस्टीन युग। अब ये प्लायोस्टीन युग कौन सा है, इसे हिम युग भी कहते हैं।
हिमयुग मतलब इस समय का ना जो वातावरण था वो कुछ ऐसा था कि कभी भी बरसात हो जाती, वो कभी भी बर्फ गिरने लग जाती थी, कभी भी अपने हिसाब से पूरी इतनी बर्फ गिरने लग जाती थी, कभी कभी मौसम साफ हो जाता था, कभी बर्फ गिरने लग जाती थी, बर्फ की चादर बिछ जाती थी, इतनी बर्फ गिरने लग जाती थी। बाकी मैं थोड़ा सा और इसके हिस्ट्री में आपको बता दूं, प्लाइस्टीन युग को हिमयुग क्यों कहा जाता है। तो प्लाइस्टीन युग यानी इसे हिमयुग भी कहा जाता है। उसको प्लाइस्टीन युग को हिंदी का में क्या कहते हैं, अत्यंत नूतन युग। यह भूवैज्ञानिक समय का एक ऐसा युग है जो लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। हाँ सही बात है, इससे पहले जो युग था वो हमारा अति नूतन था, उसके बाद में ये युग प्रारंभ हो गया था। और 11,700 वर्ष पहले ये समाप्त हो चुका है। इसे अक्सर हिमयुग या महान हिमयुग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी मुख्य जो विशेषताएं जैसे मैंने अभी आपको बताई कि हिमयुग को हिमयुग क्यों कहा जाता है, इस वजह से कि इसकी जलवायु इसमें जलवायु में ना लगातार परिवर्तन होते रहते थे, कभी कभी ठंडी कभी बरसात, ठीक है, ऐसा होता रहता था। इस युग में कई बार हिमयुग आए जब ग्लेशियरों ने पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्सों को ढक दिया, यानी इतनी बर्फ गिरी कि बड़े बड़े जो हिस्से थे वहाँ पे वो भी ढक जाते थे, पूरी एक चादर सी बन जाती थी उनके ऊपर। बड़े स्तनधारियों का विकास और विलुप्ति हुई। इस युग में कई स्तनधारी जीव जैसे मैमथ और मास्टोडोन, कृपाल दंडेदार बिल्लियां विकसित हुई, लेकिन इन युग के अंत तक वो विलुप्त भी हो गई। क्योंकि और उसका कारण यही रहा कि जलवायु में परिवर्तन, कभी ठंडी कभी बरसात, कभी ठंडी कभी बर्फ, कभी ठंड वो गर्मी कभी बर्फ, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ था। आधुनिक मानव यानी होमोसेस्पियस जो बोलते हैं, जिनको होमोसेस्पियस का मतलब होता है एक बुद्धिजीवी जीव, है ना। होमोसेस्पियस का विकास भी ना इसी युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था, हिम युग में। हिम युग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि हिम युग में ही हुआ था। कई जीव कई प्रजातियां यहाँ विलुप्त पैदा भी हुई और विलुप्त भी हो गई। इस युग के बाद में आया कौन सा, मैंने अब सबसे पहले ही आपको बताया था कि अति नूतन आया, उसके बाद एक युग और आया, उसके बाद में आया हमारा होलोसीन। होलोसीन जिसमें हम जी रहे हैं। और ऑफ कोर्स अभी मैंने जैसा कि इसके बारे में बताया कि ये 11,700 वर्ष पहले जो है वो समाप्त हो चुका था। तो और हमारा जो युग वो आज से 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसे होलोसीन युग वो 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, जिसमें हम जी रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट व शिकार था। उनको बस शिकार करना आता था, वो शिकार करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। एक काम और भी है वो करते थे, जो कि कलाकृतियां करते थे। तो कलाकृति कहाँ से प्रारंभ हुई, पुरापाषाण काल से प्रारंभ हुई। पुरापाषाण काल सबसे लंबा काल माना जाता है। पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो खाद्य संग्राहक थे, यानी शिकार करते थे और खाते थे। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी यानी एट हैंड एक्स, ठीक है, कुल्हाड़ी जो होती है वो उससे मिलता है। और विदारणी, क्लीवर और गडासा का उपयोग जिसके अवशेष जो है पंजाब की सोहन नदी घाटी पर मिले हैं। इससे हमें पता चला कि ये लोग शिकार किया करते थे। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी और राजस्थान के डिंडवाना और नर्मदा घाटी से भी इसके जो पत्थरों से बने हुए जो औजार हैं वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासांगी में चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोराइट्स, क्वार्टजाइट्स आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, जिनसे ये प्रमाणित होता है कि वह शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफाओं में इनकी पहली चित्रकला जो उनकी मतलब भीमबेटका गुफा में ही इनकी जो ये चित्रकला किया करते थे वो भीमबेटका गुफा में मिलती। भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश थी। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिलते हैं, कि वहाँ मनुष्य की कुछ हड्डियाँ वगैरह प्राप्त हुई और वहाँ
चित्रकारी प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था, तो उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। वो कभी यहाँ रहते थे, जहाँ उन्हें जंगली जानवर मिलते थे वो वहीं के लिए रवाना हो जाते थे। तो स्थायी निवास का तो यहाँ पे अभाव था, स्थायी निवास तो था ही नहीं यहाँ पे। लेकिन हाँ, आग का जो आविष्कार है वो इसी काल में, पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था, आग का आविष्कार कर चुके थे। आप उसको याद रखने के लिए बस इतना कर सकते हैं कि पहले ये लोग कच्चा मांस खाते थे, शिकार किया, काटा काटा वगैरह और खा लिया। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया होगा एक दूसरे से, जब इनके आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, जिससे हो सकता है आपको ये इजीली याद हो जाए कि इन्होंने क्या किया। आपस में लड़ने लग गए, एक दिन लड़ाई होने लगी, भैया मैं ज़्यादा खाऊंगा, भाई मैं ज़्यादा खाऊंगा, नहीं तुम हमेशा ऐसा करते हो, एक कि अपने परिवार को ज़्यादा दे देते हो, मुझे कम देते हो, ऐसे पत्थर मारा मारी हो गई। क्योंकि इनकी कोई भाषा तो थी नहीं, बोलना तो जानते नहीं थे, मतलब बोलना हू लाला करना जानते थे बस, लेकिन इनकी कोई भाषा नहीं थी, ना तो ये लिखना जानते थे, ना ही उनकी कोई लिपि थी जिसमें वो पढ़ना जानते थे। तो आपस में लड़ने लग गए, एक पत्थर मारा मारी होने लगी। तो अचानक ऐसा हुआ कि एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराया, एकदम चिंगारी उठी, और वहां पे कुछ उम, कागज वो सॉरी कुछ पेड़ पौधों की सूखी लकड़ियां थी, पत्तियां थी, जिनमें थोड़ी सी आग लग गई। और उन्होंने वहीं अब उन्हें समझ में आ गया, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर हम पत्थर से पत्थर रगड़ेंगे तो आग लग सकती है। तो इसी तरीके से, मतलब ये एक कहानी है, जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है, उस समय की बात वो जाने, लेकिन ये एक याद करने के लिए मैंने आपको कहानी बना के समझाई कि इस तरीके से उन्होंने आग का आविष्कार भी वहां पे कर लिया था। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी की घाटी में स्थित हथनौरा गांव में 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी पे स्थित हथनौरा गांव में 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह मिले कब हैं? यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इनको प्राप्त किया है। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष भी मिले हैं। अब ये आप इस चीज को आप लिंक करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, यही मैंने बताया था आपको, हाथी घोड़ा, दरियाई घोड़ा, यही चीजें हिमयुग में आई थी। और इन्हीं उसके बाद में कहा जाता है कि आते आते जब हिमयुग समाप्त हुआ तब तक विलुप्त भी हो गई थी। तो हो सकता है कि शिकार करके मानवों ने खा लिया हो, या बदलते वातावरण के कारण में इनकी मृत्यु हो गई हो, कैसे भी हुई हो, मतलब कुल मिला के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब ऐसा सच में था। ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल युग में ज्ञानी मानव, बताया था बुद्धिजीवी मानव को होमोसेस्पियस यानी का प्रवेश हुआ, होमोसेस्पियस बुद्धिजीवी मानव को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पुरापाषाण काल हमने यहाँ देखा, अब आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, जूम करके मैं थोड़ा इसको पास कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा क्लियरली समझ में आए। ये देखिए, आग का आविष्कार यानी खोज पुरापाषाण काल में ही हुआ था, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। बिल्कुल, मैं बताया अचानक से ऐसा हुआ होगा कि वो आग जल गई होगी, लेकिन इन उसका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, इससे हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उस समय का मानव इस बात से मतलब अज्ञान था, वो नहीं जानता था कैसे इसका उपयोग करना है। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, वो जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। यानी चलो, मछलियां पकड़ने लग गए थे, जंगली के कंदमूल यानी जो फल फ्रूट थे उनको भी खाने लग गए थे। इस युग के मानव में थोड़ा सा बदलाव आया था, इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलीथ कहा जाता है, अब बात करते हैं माइक्रोलीथ के बारे में। एक्चुअली क्या था आपको पता है, अभी हमने पढ़ा पुरापाषाण काल में ना बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे ये, लेकिन मध्य पाषाण काल में इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस पत्थरों को छोटा करके, इनको नुकीला बना के, इनको
एक छोटे हाथी छोटे से हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। तो और ऐसा पता कैसे चला कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़, यानी एमपी मध्य प्रदेश जो है हमारा, उसके आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन का सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो इस काल की अगर हम बात करें तो इस काल के सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हो जाते हैं वो आपके लिए, वो कि इस काल में मानव जो है वो दफनाने लगे थे। दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी इसी काल में प्रारंभ हुई थी, कि जमीन में दफनाना वो भी इसी काल में प्रारंभ हुआ था। यानी जिसे क्या बोलते हैं, अंत्योष्ठीकरण बोलते हैं ऐसा कुछ, उस वो भी यही इसी काल में प्रारंभ हो चुका था। और माइक्रोलीथ कहा जाता है इस काल को, मध्य पाषाण काल माइक्रोलीथ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन जी सबसे महत्वपूर्ण, कि पशुपालन में सबसे पहला इन्होंने कुत्ते को पालन पालन किया था, लेकिन वो नपाषाण काल की में हुआ था। लेकिन साक्ष्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि मिले हैं, लेकिन नवपाषाण काल में उन्होंने ऐसा किया था। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही मिला उत्तर प्रदेश। ऑफकोर्स जब यहाँ के लोग अंत जो प्रारंभ वो होते अंत संस्कार की जो विधि थी वो करने लग गए थे, कि जमीन में दफनाने लग गए थे मृत व्यक्ति को, तो इसी वजह से यहीं से प्रारंभ हो गई थी। तो इसी वजह से कि पहला मानव का जो अस्थि पंजर था वो कहाँ से मिला था, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और मेहदहा नामक स्थान से मिला था। उत्तर प्रदेश का सराय और मेहदहा, ये हमारा शायद हरियाणा साइड पड़ता है, नामक स्थान में मिले हैं। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल क्या होता है, इसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। आपसे सवाल अगर एग्जाम में पूछता है कि अन्न उत्पादक युग के नाम से हम किसे जानते हैं, ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी पुरा पाषाण काल, या ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो सही आंसर जो होगा वो आपका नवपाषाण काल होगा। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए इस पे, ठीक है। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। अब भैया ऐसा क्यों हुआ, इस समय का ना जो मानव था वो खेती करने लग गया था। अब खेती के कौन कौन से क्या क्या उगाया उसको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को। खेती करने लग गया, जब खेती करने लगे वो, तो खेती ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम खेती यहाँ कर रहे हैं और जाके हम दूसरी जगह और अपना जीवन यापन करने लग जाए, नहीं। जब खेती करने के लिए हमें स्थायी निवास वहाँ पे बनाना पड़ा, ताकि हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपने खेतों की जाके देखभाल और रखवाली कर सकें, ठीक है। मानव ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, सबसे पहला जानवर बनाया कुत्ते को पालतू। कब बनाया, नवपाषाण काल में बनाया। नवपाषाण काल प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ उन्होंने क्या उगाया, गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। रुई, और सबसे यहाँ पे रुई का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अगर जब आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पहली खेती जो मानव ने की वो किस चीज़ की, तो वो अगर गेहूं और जौ दोनों देता है ऑप्शंस में, तो आपको या तो ए और बी का ऑप्शन दोनों देगा, नहीं तो वो सिंगल एक ही देगा। हाँ, तो सबसे पहली खेती हम जौ की मानते हैं, कि जौ जो सबसे पहली खेती मानव ने जौ की थी नवपाषाण काल में। इलाहाबाद के पास में एक कोल्डी हवा जगह है, उसमें चावल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। जबकि ये जो चावल उगाने के प्रमाण जो हैं वो कब मिले हैं, लगभग 7,000 साल, वो 6,000 साल पहले, और ये मिले हैं 7,000 साल पहले। और सबसे ज़्यादा पुराने जो हैं वो यही माने जाते हैं। लेकिन अगर जब बात करती हैं खेती की, तो सबसे पहले कहा जाता है कि जौ की खेती इंसान ने सबसे पहली बार की थी। कोल्डी हवा में चावल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। नवपाषाण काल युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी के
सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। अब पता है वो छोटे छोटे मन के बनाने लग गए थे, एक छोटी छोटी जैसे बोलते हैं ना कि कच्चे घर लेसने लग गए थे, कि एक लेस के एक वो बनाने लग गए थे, गुफा टाइप जिसमें वो रहने लग गए थे। ये कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय बैल बकरी ये भी पालते थे, क्योंकि बैल से उनको खेती में सिंचाई करने के लिए जो खेत जोतने के लिए बैल से उनकी सहायता होती थी। और बकरी और गाय के दूध से वो अपना जीवन यापन करते थे, उसको बेच कर वो अपना जीवन यापन भी करते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश, ये जो है ना इसको हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा सा, बहुत ही ज़रूरी है ये आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित मेहदहा स्थल में पशुवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़ बकरी हिरण जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष मिले तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित मेदहा स्थल पर इतनी सारी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, भेड़ बकरी हिरण जंगली सुअर, इनकी हड्डियों के अवशेष और मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान। खुर का मतलब होता है नाखून, जो जानवर होते हैं उनके नाखूनों को खुर कहा जाता है, ठीक है। उसके निशान मिले हैं, ठीक है। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों यानी हथियारों का उपयोग करते थे, मतलब इस युग में पॉलिशदार पाषाण के उपकरणों का उपयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिसे सिल्ट कहा जाता था। इस युग के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्ज होम में कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास यानी जमीन के नीचे, जैसे आपने वो देखा है वो जो कुआं होता है जो जिसमें सीढ़ियां होती हैं, आप नीचे जा सकते हैं, उस तरीके से गर्त आवास जमीन के अंदर के आवासीय क्षेत्र को कहते हैं। तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सिंग के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जो वो हथियार बनाते थे ना, तो वो सिंघों के हथियार भी बनाने लग गए थे। सींग जो होते हैं, जैसे हाथी के सींग, इनके सींग और जंगली जानवरों के सींग काट के उनको घिस के छोटे छोटे हथियार भी बनाने, नुकीले हथियार बनाना सीख गए थे वो। बुर्ज होम तथा गुफ कराल यानी कश्मीरी प्रांत में, कश्मीर में है अनेक प्रकार के मृत भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण यानी औजार भी प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हड्डियों से निर्मित औजार भी प्राप्त हुए कि बनाना सीख गए थे। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ऐसा एक्चुअली नहीं था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था ये कि एक ऐसी जगह थी जहाँ साक्ष्य मिले हैं ऐसे कि एक जगह एक मृत व्यक्ति और कुत्ते दोनों को साथ में दफना दिया गया था। तो वहाँ के मानव में इतनी विकसितता नहीं थी कि इनको अलग दफनाना है, इनको अलग दफनाना है। उन्होंने सोचा कि जब दोनों ही मृत हैं उनको साथ में दफना देते हैं। इतना हम लोगों की तरह इतने दिमागदार थोड़ी ना थे जितने अभी के समय के आप सब लोग इतना दिमाग लगाते हैं। जब हम लोग सोच विचार करके, पंडित ज्ञानी थे जो सोच समझ के काम करते थे, तब ऐसा नहीं था एक्चुअली। तो ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं तो जिसमें एक कुत्ते को और एक मृत व्यक्ति जो उसका मालिक होगा उसको साथ में दफना दिया गया था। यह वहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। अब अगर आपसे खोज पूछता है एग्जाम में जहाँ दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो मुझे इस बात से याद आया, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछता है कि मानव द्वारा पहली खोज, तो वो आग। लेकिन अगर तकनीकी खोज की बात करता है या तकनीकी चीज़ जो उसने सबसे पहले क्या बनाई उसकी बात करता है, तो वो पहिए का आविष्कार किया था। उसने पहिए का प्रयोग किया था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। बिहार के साहण
जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद, चिरांद ये पड़ता है हमारा बिहार के छपरा जिले के आसपास में पड़ता है चिरांद। नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ हड्डियां, गेहूं की बल्लियां तथा और पत्थर के औजार, सींग की हड्डियों के औजार, ये सब मिले हैं यहाँ पे, इनके साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगन कल्लू यानी बेल्लाकारी कर्नाटक, यानी कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, से राख के टीले और पिकलीहल यानी कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थल, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ व जो मतलब छेद छेद रहे होंगे उनकी झोपड़ियों में, और हस्त निर्मित मृत भांड यानी हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन यानी मटका टाइप, ठीक है। असम के सारू तारू से आदिम कुल्हाड़ियाँ वो चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा नवपाषाण काल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। इस नवपाषाण काल को हमारा जो है वो अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल को हम यहाँ पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल क्या होता है, यहाँ पे जो है वो तांबे की खोज हो चुकी थी, यहाँ पे तांबा लोग तलाश चुके थे, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण युग यानी चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन युग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। एक सेकंड, अब यहाँ पे एक मन में सवाल आया है कि मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था। तो मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार था कुल्हाड़ी, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बताया हुआ है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। यानी जब उन्होंने तांबे की खोज कर ली तो उसके बाद में उन्होंने लकड़ी से और तांबे को मिला के उसको ठोक पीट करके, यानी एक तरीके से यहाँ पे ना एक इतना डेवलपमेंट हो गया था कि एक कारीगरी शुरू हो गई थी। लोग लोहे का कारखाने खोलना शुरू कर दिया था। कारखाने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़े बड़े वो शुरू हो गए थे। जिस हिसाब से वहाँ जनसंख्या थी, एक छोटी छोटी अपने अपने घरों में लोग काम करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ है। किसका, वो ये जो हमारा तांबा है ना, इसके प्रयोग का यहाँ यहाँ उत्खनन हुआ है। यहाँ यहाँ खोदने पे इनको उसके साक्ष्य मिले हैं जिससे उन्हें ये पता चला है। जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र की भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इस बस्ती में किला, यह बस्ती जो थी वो किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। अब ये जौरवे संस्कृति क्या होती है, मैं अभी आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जौरवे संस्कृति किसे कहते हैं। आज हम वैसे भी ताम्रपाषाण काल ही यहाँ पे ख़त्म कर पाएंगे। उसके बाद में अगला जो है हमारा आद ऐतिहासिक काल है, उसमें ही हमारी इंडियन सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो वो हमारी कल की क्लास होगी, हम कल की क्लास में हम उसमें पढ़ पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
हाँ, तो अब बात करते हैं कि जौरवे संस्कृति की। तो एक ताम्र पाषाण पुरातात्विक संस्कृति थी जो कि 1400 से लगभग 700 ईस्वी पूर्व के दौरान, और हम पश्चिमी भारत से लेकर के विशेषकर महाराष्ट्र, जो जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फली फूली। इसका नाम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के तट पर जौरवे गांव के नाम पे रखा गया था। समझ में आया आपको? जौरवे संस्कृति के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही ये स्टेबलाइज्ड थी, ये जो संस्कृति थी। विशिष्ट रूप से चित्रित लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तन वो यहीं मिले थे, तो इससे पहचान होती है जौरवे संस्कृति की। आर्थिक गतिविधियां कैसी थी यहाँ की? तो कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ना, वही जो पूरे सारे काल में चल रहा था वही यहाँ पे था, कुछ नया नहीं था यहाँ पे। सुव्यवस्थित बस्तियां थी जैसे दैमाबाद और इनाम गांव। दफनाने की प्रथाएं थी यहाँ पे कि जैसे मृतकों के कलशों में दफनाया जाता था और बच्चों को 2 कलशों में दफनाया जाता था। और धातु का उपयोग जैसे तांबे के औजार और आभूषण, तांबे के आभूषण भी बनाए जाते थे, उसका उपयोग किया जाता था। जौरवे संस्कृति भारत में ताम्र पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसके पुरातात्विक स्थलों से उस समय के लोगों के जीवन, संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। तो ये थी हमारी जौरवे संस्कृति जो कि कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ये विकसित हुई थी लगभग। तो यहाँ के लोग भी सेम उसी तरीके से अपना खेती करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, इस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। बस काले बर्तन की रिवाज थी यहाँ पे, यानी काला रंग इनको मिल गया था, काले रंग की इन्होंने खोज भी कर ली थी जिससे वो बर्तनों को सजाते थे और उनको बेचते थे। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के सहायक प्रवर नदी के तट पर जौरवे गांव, ये देखो ये मैंने अभी आपको बता दिया, वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के सहायक प्रवर नदी के तट पर स्थित जौरवे गांव के एक ताम्र पाषाण कालीन चालोलिथिक स्थल है। उस यहाँ से जौरवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं और जौरवे संस्कृति का नाम भी जौरवे गांव के नाम पर ही पड़ा था। इसका समय काल लगभग 1400 से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस बारे में। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र से विकसित हुई थी। इस संस्कृति के 2 प्रमुख स्थल थे, एक सानेगांव, इनाम गांव, चंदोली, जारवे, नासिक और दाम्याबाद आदि। ताम्र पाषाण कालीन स्थल नेवासा यानी महाराष्ट्र में जो जगह थी नेवासा के पटसन के प्रथम साक्ष्य पर लाल तल व काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिले हैं। मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे काली रंग की जो लाल का नहीं, मुझे थोड़ा मैंने देखा था, समझा था इस चीज़ को कि लाल नहीं लेकिन काले का तो मुझे पता था कि काली डिजाइन वाली चौक से निर्मित बर्तनों का भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक सेकंड में यहाँ पे लाइन गलत हो गई। नवदा टोली यानी ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश से है। नवदा टोली से चित्रित काले मृत भांड और दाम्याबाद यानी महाराष्ट्र में कलश स्वधान, यानी यहाँ पे ना जो भी व्यक्ति मरता था या जो भी मृतक था उसको ना कलश में दफनाया जाता था। मतलब बड़ा शायद उसके साइज का कलश बनाया जाता हो, उसमें दफनाया जाता था। और बच्चों को 2 कलशों में 2 बच्चों को 2 कलशों में दफनाया जाता था, अलग अलग ऐसे इस टाइप से। दाम्याबाद का सबसे बड़ा ताम्र पाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन का कार्य HD सांकलिया ने किया था। ताम्र वृत्ति यानी राजस्थान में सफेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? काले मृत भांड राजस्थान से। तो ये यहाँ पे होता है। अब देखते हैं उसमें आगे कुछ बचा है भी? जी नहीं जी। अब हम आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हम इसको कल पूरा डिटेल में समझेंगे
पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को हम पूरा कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो बस इतना सा करके एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाऊं। और ये बुक कंप्लीट करने के बाद मैं किलर बुक का सारा कलेक्शन मैं सोच रही हूँ लाने के लिए आपके लिए, तो मैं वो भी ला सकूँ आपके लिए। तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इतना सा कर दीजिए कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स के साथ में, जो ऐसे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, इस बुक को पढ़ना चाह रहे हैं, वो खुद से पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत टाइम तक पेजेस ओपन रहते हैं, जिनको लगता है कि वो उनको मेरा समझाया वो शायद अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपने ये चीज़ बताई, हमें समझ में नहीं आई, तो मैं उसको नेक्स्ट ईयर दोबारा से कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।